आप सभी का स्वागत है हमारे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स सेगमेंट के पहले एपिसोड में। तो भाई बात ऐसी है कि देश कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, उस देश को चलाने के लिए उस देश की सरकार के पास पैसा का होना बहुत जरूरी है। और अगर वही देश के पास पैसा ना हो तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। कुछ ऐसे ही हुआ हमारे पड़ोसी के दो देशों के साथ, एक श्रीलंका, दूसरा पाकिस्तान। इस शो में हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि इस बार श्रीलंका का ज्यादा फटा हुआ है पाकिस्तान से। तो बिना किसी देरी के इस शो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टडी के मुताबिक ये पता चला कि श्रीलंका के ऊपर ना शनि का बहुत भारी प्रकोप है। हाँ, आपने सही सुना, श्रीलंका के ऊपर शनि का बहुत भारी प्रकोप है। तो ये शनि कौन है? ये चाचा है। ये चाचा की नजर जब किसी देश में पड़ती है ना, तो उस देश की दिशा दशा सब बदल जाता है। आगे जानेंगे इस चाचा ने क्या क्या किया। वैसे तो बढ़ते हैं हमारी मेन टॉपिक की ओर। तो बात ऐसी है कि श्रीलंका गुजर रहा है अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से, जिसकी वजह से उसके पास फॉरेन रिजर्व्स की भी कमी हो गई है। तो अब आप पूछेंगे फॉरेन रिजर्व्स क्या है? तो हिंदी में कहा जाता है विदेशी मुद्रा है। ये एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज एक कंट्री इंपोर्ट करवा रहा है कुछ सामान अपने कंट्री में, तो उस कंट्रीज को उस इंपोर्ट का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम इस दुनिया में फ्री में नहीं होता है। पर हाँ, एक काम फ्री में होता है। वो जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो दबा के देखो, वो फ्री में दब जाता है। एक बार देखो तो दबा के। हाँ, तो कोई भी काम फ्री में नहीं होता है। उस इंपोर्ट का उस कंट्री को पैसा देना पड़ता है, या तो कैश में दे या गोल्ड में दे। तो इन्हीं रिजर्व्स की कमी हो गई अभी श्रीलंका में। और बात इतना ही नहीं, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स भी कैंसिल करा दिए। इसका वजह है पेपर्स की कमी। तो सोचिए कितने गंदे सिचुएशन में है अभी श्रीलंका, जिसके कारण श्रीलंका पूरे दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। पर वो कहते हैं ना कि मुसीबत के वक्त अगर दोस्त काम ना आए तो वो क्या दोस्त। उसी तरह हर बार की तरह इस बार भी भारत ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया श्रीलंका को, जिससे श्रीलंका अपने जरूरी सामानों को मंगा सकता है। और इतना ही नहीं, 40,000 मैट्रिक टन फ्यूल भी सप्लाई किया श्रीलंका को। हाँ, क्योंकि $1 बिलियन क्रेडिट में दिया है, तो जब श्रीलंका का हालात सुधर जाएगा तो श्रीलंका को इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा भारत को। पर ये श्रीलंका के लिए काफी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का जो पब्लिक डेप्ट है वो उसके जीडीपी का 110% है। यानी समझे तो 100 रुपए का अगर जीडीपी है श्रीलंका का, तो 110 रुपए उसको कर्जा है। देखिए, वैसे तो लोन लेना गलत नहीं है, बट लोन का पेमेंट ना कर पाना ये गलत है। तो अगर अभी भी आप नहीं समझे हो तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज एक कंट्री ए है जिसका जीडीपी 100 रुपए है और उसने कर्जा ले रखा है 200 रुपए। और यहाँ कंट्री बी है जिसका जीडीपी 100 रुपए है और वो कर्जा ले रखा 50 रुपए। तो अभी सोचो, मैंने इस कंट्री को अगर कर्जा दिया, अगर मैं किसी भी कंट्री के दोनों कंट्री के पास जाके खड़ा हो जाऊं कि मुझे मेरा कर्जा वापस करो, तो कौन सा कंट्री मुझे पेमेंट कर पाएगा? जो कंट्री 50 रुपए दिया वो, कि जो कंट्री 200 रुपए लिया वो? सीधी सी बात है, जो 50 रुपए दिया वो मुझे आसानी से पेमेंट कर पाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो कर्जा देता है उसको पता नहीं है उसकी आमदनी क्या है, या उसकी कमाई क्या है, उसकी जीडीपी क्या है? तो इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कंट्री ए का 100 रुपए का जीडीपी है और उसने 200 रुपए कर्जा लिया, तो उसने 200 रुपए किस बात पे लिया? उसने सोचा कि वो पोर्ट्स को डेवलप करेगा, अपने वो एयरवेज को बनाएगा, हाईवेज को बनाएगा, और उसके गवर्नमेंट ने बहुत सही ढंग से पैसे खर्च किया, जिसके रिटर्न पे वो उसके डबल कमा लिया। तो अब वो कंट्री सक्षम हो गई है कि वो 100 रुपए का जीडीपी हो, पर भी उस कंट्री सक्षम है कि 200 रुपए का वो लोन पे कर सके। पर श्रीलंका की गवर्नमेंट निकली करप्ट गवर्नमेंट। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे, जिसकी वजह से ये पूरा मुसीबत आया। और इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली आईएमएफ का रुख किया और मदद की गुहार लगाई। तो मैं फाइनली क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बाद में बताता हूं। और श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने गुहार ये लगाई कि भाई मेरे देश को बचा लो, मेरा देश डूबने वाला है, अभी मुझे आप पैसा दे दो, मैं जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। मोटा मोटे शब्दों में यही कहा उन्होंने, और इतना अंग्रेजी झाड़ कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही बोल दिया आपको। तो ये आईएमएफ क्या है? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 190 कंट्रीज में है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो ये कंट्रीज को जो आर्थिक तौर पे गुजर रही है, यानी आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उन कंट्रीज को हेल्प करता है। हेल्प नहीं कह सकते, बट लोन के तौर पे देता है पैसा, जिसके एवज में उस कंट्री को इसको पेमेंट चुकाना ही पड़ता है। पर हम कुछ महीने पीछे जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि श्रीलंका नहीं चाहता था कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले। वो फिर से यही चाहता था कि अब चाचा आके उसको पैसा दे दे लोन में। तो समझते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ राह चलते वालों को लोन नहीं देता, ये उन्हीं को लोन देता है जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई कर दे, यानी टिक कर दे, एक्सेप्ट कर दे। और तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है भाई, जरा देखें हम। तो टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा है कि आईएमएफ कहता है कि हम पैसा देंगे, पर उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हम आपको बताएंगे। और आईएमएफ ये भी कहता है कि वो जिस कंट्री को लोन देगा उस कंट्री के गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा कि उन्हें सही ढंग से असिस्ट किया जा सके। तो मतलब ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे ऐप्स नहीं आता हम लोग के, कोई भी नया ऐप आप डाउनलोड कर लो जिसमें कि आपको अलाउ आएगा, उसके नीचे देखने एक नोट भी लिखा रहता है, बेटर फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्लीज अलाउ दिस। तो समझो यही है वो।
और IMF ये भी बोलता है कि गवर्नमेंट ऑपरेशंस में कोई गलती दिखी तो मैं उसको सचेत करूंगा। यानी मोटा मोटा ढंग से देखा जाए तो IMF का ये कहना है कि मैं पैसा दिया हूं तो आपके कंट्री पे मेरा पूरा हक है, अगर पैसा चाहिए तो लो, वरना लाइक और सब्सक्राइब करो। तो इसीलिए बहुत से कंट्रीज जब लोन की बात आती है तो IMF के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तो कोई कंट्रीज के पास जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उनके गवर्नमेंट में कोई दखल दे। तो इसीलिए श्रीलंका ने रुख किया शनि के शरण में जाने का। पर यहाँ तो शनि ने भी फटकार दे दिया, उन्होंने ये कहा कि भग बुड़बक, जो पहला पैसा लिया वो तो दे। तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था, इस कारण से उसको IMF के पास जाना पड़ा। पर दिक्कत यह है ना कि मतलब IMF भी लोन दे दे अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है तो, बट ये भी है कि क्या श्रीलंका उसको रीपेमेंट कर पाएगा, क्योंकि श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के कगार में है। आप ही एग्जांपल सोचिए, अगर आपसे कोई पैसा लेने आता है और आपको पता है कि वो पैसा नहीं लौटा पाएगा तो आप पैसा दोगे उसको? नहीं दोगे ना भाई, सीधी सी बात है। भले वो कितना भी प्रॉमिस कर ले कि भाई मैं दे दूंगा, 2-3 दिन में दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा, नहीं दोगे आप। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। तो अब देखना ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज हेल्प करेंगी। और तो एक रुख करते हैं श्रीलंकन करेंसी वैल्यू के ऊपर। आज के डेट में $1 की कीमत है 290 श्रीलंकन रुपीस। तो सोचिए हालत कितना बिगड़ा हुआ है। इस वक्त श्रीलंका कुछ भी इंपोर्ट कराएगा तो उसको ज्यादा पैसा देना होगा अपना, और अगर श्रीलंका वहां ज्यादा पैसा दिया तो मार्केट में जब वो आएगा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बढ़ के आएगा, और दाम इतना बढ़ जाएगा तो खरीदेगा कौन। और कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट ज्यादा करवाती है और एक्सपोर्ट कम करती है तो उस कंट्री का ट्रेड बिगड़ जाता है, यानी डगमगा जाता है। जैसे कि इंडिया का ही देख लो, इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करवाता है। इस कारण से अमेरिका और इंडिया के बीच में जो फर्क है वो आपको पता चल जाएगा। तो सेम यहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि श्रीलंका तो पूरा डिपेंडेंट था अपने टूरिज्म के ऊपर, और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद तो सबसे ज्यादा श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुआ, जो कि उसके GDP का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो अब हम ये जानते हैं कि श्रीलंका का ये हालत क्यों हुआ और किसने किया। तो ये जानने से पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। अब ये बात है अगस्त 2005 की, जब श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो प्रेसिडेंट थी उनकी वो टाइम की, जो चंद्रिका कमरतुंगा, उनके लंबे कार्यकाल को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फिर से चुनाव होंगे प्रेसिडेंट के। तो ये चुनाव का डेट तय किया गया नवंबर 2005 को। तो इस चुनाव में श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी से महिंद राजपक्षा को उम्मीदवार चुना गया, और दूसरी ओर यूनाइटेड नेशनल पार्टी से रनिल विक्रमसिंघे को उम्मीदवार चुना गया। फिर इस चुनाव में 50% वोटों के साथ महिंद राजपक्षा ने जीत हासिल की और रनिल विक्रमसिंघे को हार का सामना करना पड़ा। तो कहा जाता है यहाँ से ही श्रीलंका का जो नीचे जाने का जो ग्राफ था वो शुरू हो गया, जिसके बाद महिंद राजपक्षा ने प्रेसिडेंट के तौर पे 2 टर्म सर्व किए। उसके बाद 2015 में उनको हटा के मैत्रीपाला सिरिसेना को रखा गया। पर विचित्र बात तो यह है कि सेम पार्टी के थे, यानी श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी के थे। और जिसके बाद मैत्रीपाला सिरिसेना ने 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक्सपोज भी किया, जिससे कुछ लोग गए, कुछ लोग फिर आए। पर फिर बात आती है 2017 की, जिस पोर्ट को बनाने के लिए श्रीलंका पैसा लिया था चाइना से, उसका श्रीलंका रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो श्रीलंका ने प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन लिया कि क्यों ना चाइना को हम वो जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लीज में दे दे। और ये चीज हो भी गया, पर प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया गया, ये चीज किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि थे रनिल विक्रमसिंघे, जो कि 2005 में महिंद राजपक्षा के अपोज में खड़े हुए थे प्रेसिडेंट बनने के लिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे को उनके पद से हटा दिया। पर रुकिए, इसके बाद मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे महिंद राजपक्षा को चुन लिया, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो सोचिए किस तरीके से गोल 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 घूमता रहा ये पॉलिटिक्स श्रीलंका का। मतलब लीडरशिप में 2 डिकेड से वही लोग हैं जो पहले थे, और किसी भी नए आदमी को वहां आने नहीं दिए। और फिर बात आती है 2019 की, जिसमें गोताबाया राजपक्षा को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया, जो कि थे श्रीलंकन पेडुजना पेरामुना पार्टी के, और ये भी महिंद राजपक्षा के भाई हैं। वाह भाई वाह, मतलब सब अपने भाइयों को रख लिए। और जिसके बाद आप ये तो सुनिए कि अब प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महिंद राजपक्षा। तो इन्होंने लोगों को भी वही चुन के रखा जो इनके भाई लोग हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका का जो 70% जो बजट है वो इन्हीं की यही कंट्रोल करते हैं। तो भाई करप्शन तो होना ही है। जो पहले पार्टीज करप्शन करते आ रही है वो तो अभी भी करप्शन करते करते जा रही थी, और जो पैसा वो ले रहे थे दूसरे कंट्री से डेवलपमेंट कर लिए, वो पैसा वो खा रहे थे। तो ये सिचुएशन तो आना ही था। और भी बहुत से डिसीजन जो कि इस गवर्नमेंट ने गलत लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब वो केमिकल फर्टिलाइजेशन जो फूड है उसको बंद करेंगे, जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड जो यूज करते हैं उसको बंद करेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख करें, जो कि देखा जाए तो अच्छा है। बट ये श्रीलंका के लिए बहुत मार पड़ गई, जिस वजह से श्रीलंका में फूड के क्राइसिस होने लगे, और बाहर से मंगाने के लिए पैसा भी नहीं है। अभी आप अगर न्यूज में एक्टिव हो तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंका से तमिलनाडु के लिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं।
और उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि कहाँ जाएंगे वो। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी देश हो उसको सही गवर्नमेंट को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत गवर्नमेंट को चुन ली तो उस देश को नीचे जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब भी वोट दो तो सही पार्टी को देना, जो पार्टी हकदार है। तो आज का शो यही तक था। आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।